नमस्कार, मैं आशित त्यागी यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत करता हूँ। खबरों के पोस्टमार्टम में आज मैं आपको बताऊंगा संसद पर आज दिल्ली में क्या हुआ जिससे सभी सांसद चिंतित हैं, पूरा देश इस पर चिंता है। काशी कॉरिडोर को 2 वर्ष पूरे हुए हैं, वहां पे क्या बदला इस पर भी चर्चा करेंगे। नोएडा की 2 बड़ी खबरें। पहले मैं आपको बता दूं कि आज संसद पर हुए हमले की 22वीं बरसी मनाई गई। इस दौरान जब सांसद अपनी बात कर रहे थे तो दर्शक वीरता से 2 लोग नीचे कूद गए, उन्होंने वहां पर कलर क्रैकर फोड़ा। इसी बीच यही घटना संसद के गेट पर भी हुई। यहाँ पर एक महिला एक पुरुष नहीं था, चालक को गिरफ्त में ले लिया गया। पहले जान लेते हैं कि 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में दिल्ली पुलिस के 6 सिपाही थे, संसद सुरक्षा सेवा के 2 जवान और 1 मार्च। हमले को अंजाम देने आए आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। तब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, सांसद सदन में मौजूद थे, लेकिन पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई स्थगित चल रही थी। तभी वहां पर गोलीबारी होनी शुरू हो गई थी। आज 3 लोग और एक महिला इसमें शामिल जो रही घटना में। महिला की पहचान नीलम के रूप में हुई, जो हिसार की रहने वाली है। दूसरा प्रदर्शनकारी अनमोल शिंदे लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है। सागर शर्मा तीसरा व्यक्ति। अभी जांच एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं। अंदाजा लगाया कि शायद ये 4 लोग एक ही ग्रुप के हैं। हालांकि इनकी मंशा क्या है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है, ये जांच एजेंसी कुछ समय बाद सार्वजनिक करेगी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है, वहां से अलग अलग जानकारी रोज नहीं आती है। अब यह आया है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की जो तैयारी पूरी हो रही है, लगभग पुजारी बनने के लिए जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं, अभ्यर्थी चुने गए हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 6 महीने की ट्रेनिंग में पास होने के बाद उनको पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो महत्वपूर्ण बात निकल कर रही है कि वहां पर अयोध्या के जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो नया मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जब आप भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर जो पूजा होगी वो राम नंदीय संप्रदाय के अनुसार होगी। शायद आप पहले बार ये शब्द सुन रहे होंगे। राम मंदिर के पुजारी बनने के लिए देश भर से हजारों लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 21 अर्चकों को छांट लिया गया है। कुछ छटनी अभी बाकी है। अंतिम चरण के बाद जो पुजारी नियुक्त होगा उसको राम नंदीय संप्रदाय का पालन करते हुए रामलला की पूजा करनी होगी। इसमें भगवान राम के बालक रूप की पूजा होती है। इस दौरान ध्यान रखा जाता है कि रामलला का श्रृंगार देखभाल अच्छे से हो, वैसे ही जैसे किसी बच्चे की होती है। सुबह उठाना, स्नान कराना, भोजन कराना, और भगवान राम को बाल रूप में जो पसंद है वही भोजन कराना, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनाए जाएंगे। सुबह जगाने के बाद, भक्तों को दर्शन देने के बाद दोपहर में बालक राम को सुलाया भी जाएगा। इस दौरान कई चीजों का ध्यान रखना अनिवार्य है। अयोध्या क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए वहां अधिकतर मंदिर इसी पूजा पद्धति का पालन करते हैं। राम मंदिर परिपाटी वैष्णव परंपरा से है। स्कॉन की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका जिक्र दिया गया है। इसके अनुसार रामानंद संप्रदाय सनातन धर्म के सबसे पुराने वंश में से एक। स्वयं प्रभु श्री राम इसके आचार्य रहे। कुछ समय तक इसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता था। हालांकि कई जगहों पर कहा जाता है कि श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और बाद में इसका नाम रामानंद संप्रदाय हो गया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन इन तीनों लोगों में जो 3 मुख्यमंत्री बने हैं, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और विष्णु देव साठ, इनमें कुछ चीजें कॉमन, जैसे ये एक ही पृष्ठभूमि से हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये तीनों लोग आते हैं। तीनों की उम्र 60 साल से कम है।
तीनों ही अपने राज्य की जनता के लिए नए और अनजाने चेहरे हैं। एक केवल बात यह है कि राजनीतिक मुकदमा केवल वचनदार शर्मा पे है। सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तीनों राज्यों में अलग अलग समुदाय से मुख्यमंत्री दिए गए हैं। तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम भी अलग अलग जाति से हैं, जातिगत संरक्षण जो है उसको बनाया गया है। बंजरलाल शर्मा 56 साल की इनकी उम्र है, राजस्थान के सीएम बने हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पहली बार सागमेर से विधायक चुने गए हैं, इससे पहले अपने गांव के सरपंच थे। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स इन्होंने कर रखी है, ये बचपन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने काम शुरू किया था, कश्मीर में यात्रा निकाली थी, उधमपुर में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे, 1992 में इसी आंदोलन में जेल गए, बाद में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी बने, फिर भाजपा के जिलाध्यक्ष बने, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी थी इनके पास थी। मोहन यादव ने विज्ञान महाविद्यालय से छात्रवृत्ति शुरू की थी। 1982 में छात्र संघ के सचिव चुने गए, 84 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उसी साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री बने, 1986 में विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली, 88 में यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे। 1990 में प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री भी ये रह चुके हैं। ये विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, ये कुनकुरी से विधायक है। छत्तीसगढ़ में बड़ा चेहरा राजनीति में इनको माना जाता है, अनुसूचित जाति से ये लोग आते हैं। रायगढ़ में 4 बार सांसद रहे हैं, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्र में मंत्री थे, प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। 2019 में भाजपा ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया था। जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं, सरपंच से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। इनके दादा भी विधायक रहे थे, पिता भी जनसंघ में नेता रहे और एमएलए रहे थे। अमित शाह के काफी करीबी इनको माना जाता है। तीनों नए मुख्यमंत्री जो बने हैं इनमें मोहन यादव को सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। इसके बाद थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। इनके पिता पूनमचंद मिल में नौकरी करते थे, कमाई ज्यादा नहीं थी। परिवार का गुजारा करने के लिए पूनमचंद अपने भाई शंकर लाल के साथ मणिपुर इलाके में चाय पोहा बेचते थे, भजिए की दुकान चलाते थे। 1982 में जब मोहन यादव ने छात्र संघ का चुनाव जीता था, उस वक्त ये अपने पिता और चाचा के साथ चाय की दुकान पर बैठते थे। परिवार ने इन्हें पढ़ाया था, शिक्षक ने इनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया था। परिवार स्कूल की फीस देने में असमर्थ था, तो इनके टीचर ने इनकी पूरी फीस जमा की थी। और एमएलए बनने के बाद इन्होंने पीएचडी अपनी पूरी। गाजियाबाद नोएडा के लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि 14 दिसंबर लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, जिसमें ट्रेन को लेकर फैसला लिया जाएगा। नमो ट्रेन को नोएडा में भी चलाने की बात इसमें रखी जाएगी और इसको पास कर दिया जाएगा। दिल्ली और नोएडा एयरपोर्ट जेवर के बीच रैपिड ट्रेन यानी कि नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी। पिछले सप्ताह जब मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा आए थे, तब उनके पास ये प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने इस प्रस्ताव को लेकर लखनऊ में बड़ी मीटिंग की। नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली सहित आसपास के सभी शहरों से जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। शासन के दिशा निर्देश पर यमुना प्राधिकरण ने एनसीआरटीसी से 2 महत्वपूर्ण रूटों पर गाजियाबाद से दुहाई से नोएडा वाया ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक नई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है। गाजियाबाद वाया ग्रेटर नोएडा परीचौक टू एयरपोर्ट का रूट फाइनल कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों की सुविधा के लिहाज से यह रूट बहुत अच्छा माना जा रहा है। प्राधिकरण प्रयास करके किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा दे रहा है। इस पर जो विवाद था वो समाप्त हो गया है। इसके निर्माण में 122 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले इसकी लागत 75 करोड़ रुपए थी, अब ये बढ़ गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हरियाणा के सोनीपत से पवन तक बना है। ये बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा के फैजाबाद सड़क पर गुजरता है। इंटरचेंज के बन जाने के बाद आगरा की तरफ जाने वाले लोग बागपत, गाजियाबाद, सोनीपत और फैजाबाद आसानी से पहुंच जाएंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जगनपुर के पास एक इंटरचेंज बनाने की योजना
पर काम हो रहा है, उसको फाइनल कर लिया गया है। 15 दिसंबर को इसका शिलान्यास होने की तैयारी है। और ये इंटरचेंज सिरसा के पास इस ईस्टर्न पेरिफेरी पर बनाया जाएगा। एक्सप्रेस, दोनों एक्सप्रेसों को जोड़ने के लिए गनगौर के वाहन चालकों को जगतपुर के पास इंटरचेंज दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी योजना है जो गाजियाबाद नोएडा के लोगों के लिए लाभदायक है। 30 अगस्त को सरकार ने सेफ सिटी योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर में रात 8 बजे के बाद लड़कियों की कोचिंग क्लासेस लेने पर या उनके क्लासेस जाने पर रोक लगा दी थी। अब ये रोक हट गई। विशेष सचिव अखिलेश कुमार मिश्रा ने 4 दिसंबर को पिछले आदेश की आलोचना के बाद ये नया आदेश जारी किया है। नोएडा में सेफ सिटी परियोजना के तहत रात 8 बजे के बाद कोचिंग संस्थानों में लड़कियों के लिए क्लास करने पर रोक लगा दी गई थी। अब इस रोक को हटा लिया गया है। नए दिशा निर्देश के पालन के लिए सेफ सिटी परियोजना के तहत सभी शिक्षण संस्थानों में 100% सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई। माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। उपराज्यपाल ने श्राइन बोर्ड के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करते हुए घोषणा की है। अब भैरव घाटी के लिए भी रोपवे की सुविधा मिलेगी और इसकी बुकिंग ऑनलाइन होगी। शुरू में 2000 यात्रियों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी, बाद में यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। भवन से यात्री रोपवे की प्रति घंटा 800 लोगों को ले जाने की क्षमता बनाई गई है। यह 8 से 10 घंटे तक संचालित रहेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम को बने हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 साल में क्या बदला है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इन 2 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए का काशी में कुल कारोबार हुआ। होटल, गेस्ट हाउस, खाने पीने के स्थान में जबरदस्त बूम आया है। शहर की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। 13 करोड़ से अधिक देशी और विदेशी श्रद्धालुओं ने वहां पर इन 2 सालों में दर्शन किए हैं, वहां पहुंचे हैं। 40,000 करोड़ रुपए काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए हैं। करीब 16 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालुओं के आगमन से कारोबार का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 10 गुना कारोबार में बढ़ोतरी यहाँ व्यापारी बता रहे हैं। बनारसी साड़ी, बनारसी वस्त्र में जो बिक्री है वो वैश्विक स्तर पर, दुनिया भर के स्तर पर बहुत बढ़ी है। आधार कार्ड में अगर आपको कुछ संशोधन कराना है तो अभी आपके पास मौका है। पहले 14 दिसंबर 2023 लास्ट डेट फिक्स की गई थी कि कोई भी व्यक्ति बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई टैक्स दिए अपने आधार में नाम, स्थान, पता आदि में परिवर्तन करा सकता है। अब सरकार ने इसको 14 मार्च 2024 तक के लिए लागू कर दिया है, बढ़ा दिया है। यानी कि अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं, तो उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो IDI ने जो डेडलाइन की समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया है। अब आप 14 मार्च तक अपने आधार कार्ड में कोई भी बदलाव करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। तो आज के लिए बस इतना ही। देश के, प्रदेश के, गाजियाबाद आसपास के शहरों के तमाम मुद्दों पर चर्चा आप सुनना चाहते हैं तो देखिए युग करवट। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।